रिकॉर्डिंग। लिखो, चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर, कृषि। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, कृषि। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। नंबर 1, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। तू कहीं क्लास ली है क्या? तू आगे आओ, आगे बैठ। नहीं भाई, कुछ नहीं सुनूंगा, जा बैठ, यहां बैठ। हाँ, अब पेज निकाल, तो यहां से लिखो, नया पेज में लिखो। तभी सोचो एग्जैक्ट वर्ड कैसे बता दिए तो हैं। ये 1947 से पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब। ठीक है, ठीक, चिंता मत करो। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में अंशदान। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में अंशदान। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में सहायक। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में सहायक। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। अब ध्यान देना,
ये एग्रीकल्चर जो टॉपिक पढ़ने हम जा रहे हैं, कृषि, ये कृषि इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान है, क्या महत्व है, उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। हम किसी चीज की खेती करें, कुछ भी खेती करेंगे, सब सरकार के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है। हम गेहूं की खेती करें, चना की खेती करें, कपास की खेती करें, गन्ना की खेती करें, हमारा काम है खेती करना, सारा सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट हो जाता है। दूसरा, हमारे आपके एरिया में पटवारी होते हैं, जानते हो, जो रिपोर्ट करते हैं कि इतने हेक्टेयर में उनका एरिया होता है, जमीन किसका उससे मतलब नहीं है, वो इतने हेक्टेयर में इस चीज की खेती हो रही है। जो जमीन छूटा हुआ है वो भी सरकार के वजह होता है, इतने एरिया में खेती नहीं हो रहा। तो हम और आप किसी चीज की खेती कर रहे हो, चाहे जितना भी करें, वो हम और आप नेशनल इनकम में हमारा आपका योगदान है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में अंशदान, लिखो नीचे नोट करो। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में प्राप्त है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में है। और ब्रैकेट में लिखना अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। दूसरा लिखो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन रेलवे, सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे में प्राप्त है। ब्रैकेट में रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र। अब देखो होता क्या है संगठित और संगठित। जहां पे कोई भी पर्सन काम कर रहा हो और एक एम्प्लॉयर, एक मालिक, एक संस्था अगर आपको पीएफ की सुविधा दे रहा है, पीएफ जानते हो, प्रोविडेंट फंड, तो अगर पीएफ की सुविधा दे रहा है तो समझो कि सरकार के रिकॉर्ड में हो कि आप यहां काम कर रहे हो, चाहे किसी पोस्ट पे हो, और जिस संस्था में काम करते हो और वो आपको कैश दे रहा है, कोई डिडक्शन नहीं, तो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं आता है कि आप कहीं काम भी कर रहे हो। कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूर आया, प्लम्बर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, खेतों में काम करा रहे हैं, कटाई करवा रहे हैं, रोपा करवा रहे हैं, मजदूरी जो भी हुआ, तो उन सब का गवर्नमेंट के रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो, पीएफ कटता है, तो उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। तो भारत में हम बचपन से पढ़ते आए होंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसलिए है कि इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ, रोजगार मिला हुआ। गांव में जिससे पूछो क्या करते हो जी, खेती करता हूं, इसके अलावा दूसरा जवाब ही नहीं मिलता। क्यों? वही एक साधन है, और गांव में सालों भर तक खेती होती नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन बाकी के टाइम में कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो शहर आके कुछ न काम कर लिया, कुछ वहीं रुक गया। शहरों में कैजुअल लेबर की कमी नहीं है, बहुत कैजुअल लेबर यहां घूमते रहते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं। ऑफिशियल जॉब कम और मजदूरों का काम ज्यादा यहां पे। तो याद रखना है, जो कैजुअल लेबर होते हैं वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में है जो लोग काम कर रहे हैं। कितना महीना काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। और रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर है तो वो रेलवे में है, रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। रेलवे में आज के डेट में 14-15 लाख लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इससे बड़ा दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक साथ इतने लोग काम कर रहे होंगे, ध्यान रखना इस बात का। रेलवे की वैकेंसी भी आती है ना तो लाखों में आती है, और ज्यादा फोर्थ ग्रेड के ज्यादा वहां ज्यादा जरूरत पड़ते हैं, अपर क्लास के कम, लोअर क्लास के ज्यादा जरूरत पड़ते हैं। तो रेलवे वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नॉर्मली जब जॉब लगते हैं तो पीएफ कटना उनका, चूंकि रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर हुआ है। तो हिंदुस्तान में याद रखना
रिकॉग्नाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रोजगार किसमें है? रेलवे में। और अनरिकॉग्नाइज सेक्टर में जो दिहाड़ी मजदूर है वो किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। ये दोनों एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भाई साहब को जानते हो? हाँ जी, इनको जानते हो? नहीं जानते हो? ये रूपा फ्रंट लाइन, ये आराम का मामला है। रूपा फ्रंट लाइन के मालिक बैठे हुए हैं। तो रूपा फ्रंट लाइन बना किससे? रॉ मटेरियल क्या चाहिए आपको? बनियान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। और ये भाई साहब कॉटन की खेती कर रहे हैं। तो आप इंडस्ट्री को क्या दे रहे हो? रॉ मटेरियल दे रहे हो। हम किसान भाई उद्योग को सहायता करते हैं, ध्यान रखना। ये भाई साहब आशीर्वाद आटा के मालिक बैठे हुए। आशीर्वाद आटा बना कैसे? ये भाई साहब गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो आप इंडस्ट्री को क्या दे रहे हो? रॉ मटेरियल। ये मैडम अंकल चिप्स की मालकिन है। अंकल चिप्स किससे बना? पीछे मैडम आलू की खेती कर रही है। तो आलू आप दे रहे हो इंडस्ट्री को। ये मैडम राजधानी बेसन की मालकिन बैठी हुई है। राजधानी बेसन बना किससे? किसान बेसन की खेती करेगा, किसान चना की खेती करेगा। ये पीछे वाले भाई साहब चीनी मिल के मालिक बैठे हुए हैं। अब चीनी मिल है लेकिन इनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? गन्ना। तो हम किसान भाई अगर खेती करते हैं तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल दे रहे हैं, इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। और सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ चीजें हमारे इंडिया में जरूरत से ज्यादा होता है, हम दूसरे देश को भेज देते हैं। अगर इंडिया में वो चीज 50 रुपया में हमारा कॉस्ट पड़ा, तो अगर हम दूसरे देश को भेजेंगे इससे कम पे की ज्यादा पे भेजेंगे, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। और फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारा इंडियन इकोनॉमी क्या होगा? डेवलप होगा। हम दूसरी कंट्री के डिमांड को पूरा करने के लिए हम खेती ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इंडस्ट्री पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। कुछ कच्चा माल मांगता है, कुछ फाइनल गुड्स मांगता है। तो हम दूसरे देश के डिमांड को पूरा करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसा आएगा तो हमारा भी डेवलपमेंट और देश का भी डेवलपमेंट। तो ये 4 पॉइंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी, अगर कोई भी आ जाए, फर्स्ट पॉइंट कोई भी 4 में से आ जाए आपको याद रखना है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में अंशदान, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में सहायक, एंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक। इस एग्रीकल्चर में एक वर्ड यूज होता है एमएसपी। मैं कॉपी ले लूंगा तेरे से, मैं कॉपी पीछे नहीं जाना है, सीधा बात है। नहीं मालूम है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। अब हो सकता है आप लोग कभी एमएसपी का वर्ड सुने होंगे। मैं जानकारी दे रहा हूं कि कुछ समय पहले हरियाणा और यूपी के भाई ने आंदोलन किया था और दिल्ली का कई जगह रोक रखा था एंट्री का। कई जगह बॉर्डर है ना, सिंधु बॉर्डर है, कई जगह है, रोक रखा था। एमएसपी की उसकी डिमांड थी। इस पर सरकार सोचे। आप में से कोई भी बच्चे इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? एमएसपी का फुल फॉर्म? ये एमएसपी वर्ड सुना है कभी? आप तीनों मैडम पीछे। मार्जिनल, आपका 12th में इकोनॉमिक्स था क्या? तो जाने कैसे आप? ऐसे अंधेरे में तीर मार दिया है? तो न्यूज में यही सब देखता है तुम्हें? तो मैं वो भी गलत देखता है। वो क्या बोला तूने, क्या सुना? बोलने वाला बोल दिया है? नहीं समझे बात। बोलने वाला तो बोल दिया, अब तूने क्या ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखना, नॉट मार्जिनल। यहां पे हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना।
यही कि आंदोलन, किसान आंदोलन इसी का डिमांड कर रहा था। लिखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एक्चुअली किसके लिए है? ये किसान भाइयों के लिए है। किसान भाई जो खेती करते हैं उनके लिए सुविधा दिया गया है कि आपको ये चीज का प्राइस मिलेगा मिनिमम। फॉर फार्मर्स, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर फार्मर्स, किसान भाइयों के लिए। जो हम किसान भाई खेती करते हैं, सरकार कहती है कि मिनिमम आपको इतने मिलेंगे। और 23 फूड ग्रेन, 23 अनाजों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किए जाते हैं। 23 फूड ग्रेन, ये होता क्या है, ये चीज जानकारी चाहिए। लिखो, टू प्रिवेंट फॉल इन प्राइस, टू प्रिवेंट फॉल इन प्राइस in the situation of overproduction, to prevent fall in price in the situation of overproduction, हिंदी में लिखो, अति उत्पादन के स्थिति में, अति उत्पादन के स्थिति में मूल्य को गिरने से रोकना, अति उत्पादन के स्थिति में मूल्य को गिरने से रोकना। देखो, नॉर्मल इकोनॉमिक्स का फंडा है डिमांड सप्लाई, मांग और पूर्ति। अगर कोई चीज, ऐसी चीजें जिसकी डिमांड 1000 टन है और उसकी प्रोडक्शन 500 टन हुआ, तो जब ये मार्केट में आएगा तो इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जितनी डिमांड है, 10,000 1000 टन डिमांड है और 1500 टन प्रोडक्शन हो गया, तो डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। जब मार्केट में आएगा तो इसका प्राइस क्या होगा? लेकिन ये 23 फूड ग्रेन पर ये रूल लागू नहीं होता। ये भारत सरकार के द्वारा रेट फिक्स होता है और पूरा इंडिया का एक रेट होता है। किसानों को कहा जाता है कि आपको इतना प्राइस मिलेगा। सरकार खुद खरीदती है गेहूं सरकारी रेट पे, और सरकार कहती है कि आप मार्केट में बेचो, मंडी में, तो इससे कम पे मत दो, आप ज्यादा पे बेचो बट कम पे मत दो। यही है इसका मेन आधार। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फॉर्मूला है, लिख लो, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, लागत प्लस 50% लाभ। इसका दूसरा नाम है 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। दूसरा देखो फॉर्मूला ये है, सरकार कहती है कि कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। अगर लागत 500 रुपया है तो 500 का 50% 250 रुपया, 750 रुपया फिक्स होगा। ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज के उत्पादन करते हैं और 500 लागत लगा तो उसका 500 का 50% 250। अगर 200 रुपया लागत लगा, 200 का 50% 100, 300। एग्जाम्पल दिया हुआ, मतलब 1.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स ऐड हो जाएगा। किसान का मेन लाभ क्या है, इनकम क्या है? खेती। तो अगर लागत पर बेचेगा तो आगे जिएगा कैसे वो? उसकी भी तो अपनी जिंदगी है, उसके भी तो पूरा परिवार चलाना है, उनको भी बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शादी करना है, घर बनाना है, हर तरह के काम है, अपने पर खर्च है। तो किसान के लिए नियम बना दिया गया है कि कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। ये 23 फूड ग्रेन पे, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ओनली फूड ग्रेन है। अनाज पर ये रेट फिक्स किया गया। अब क्वेश्चन पेपर में आता है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशूड बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशूड बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? लिखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशूड बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। दूसरा लिखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? CCEA। CCEA न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? CCEA, इसका पूरा नाम लिखो, कैबिनेट कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेशन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेशन बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन अग्रसारित करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेशन बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन अग्रसारित करता है? CACP। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब आगे ध्यान देना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हिंदी क्या होगा? क्या होगा हिंदी? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर क्वेश्चन पूछे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशूड बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? आंसर क्या ढूंढोगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। अगर क्वेश्चन पूछे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर रिकमेंडेशन पूछे कौन अग्रसारित करता है? तो आंसर ढूंढेंगे CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जैसा वर्ड वैसा आंसर। जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा ध्यान रखना, ये तीनों ऑप्शन देता है, ये जानबूझ के तीनों ऑप्शन देता है। अब रही बात, ये वर्ड वहां पे चेक करना ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है बच्चा पढ़ के गया, तीनों उसके दिमाग में था, लेकिन ऊपर का ये वर्ड उल्टा पुल्टा करके आ गया। तो भैया ये चीज बड़ा ध्यान से करना, पढ़ने के बाद ही बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो अब एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, हम किसान भाइयों के लिए सरकार ने सुविधा दे रखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब कृषि ऋण। ऋण मतलब उधार। हम किसान भाइयों के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था कर रखा कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है और हम खेती करते हैं तो सरकार हमें लोन की सुविधा दे रखी है।
आपको कुछ मालूम है? हैं? कुछ कहना चाह रही है? अच्छा, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए हम किसान भाइयों के लिए समय के हिसाब से लोन दिया जाता है। उसका 3 नाम दिया गया है। शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन, मध्यकालीन ऋण, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण। शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण, मीडियम टर्म मध्यकालीन ऋण एंड लॉन्ग टर्म लोन दीर्घकालीन ऋण। हम छोटे किसान हैं, हमारे पास जमीन बहुत कम है, सीड फर्टिलाइजर के पैसे नहीं है, बहुत ही गरीब किसान है, तो सरकार हमें जो पैसा देती है वो कहती है कि आपको 15 महीने का समय दिया जाता है, 15 मंथ्स। आप पूरे 1 साल, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, आप पूरे 1 साल खेती करो और फसल बेच करके आप बैंक को पैसा दे दो। चूंकि ये ब्याज पे देता है, फ्री में नहीं देता, तो आपको समय से दोगे तो उसका फायदा मिलेगा कि ब्याज कम लगेगा। ये इससे थोड़ा बड़ा किसान है। आज के डेट में हम खेती करते हैं, शायद आपने रियल लाइफ में देखा भी होगा, किसान जब हल चलाता है तो खींचता कौन है? बैल। तो बैंक लोन देता है, छोटे मोटे ट्रैक्टर इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसे देते हैं इस बैंक। उनको कहा जाता है कि आप 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स, 15 महीने से 5 साल के बीच आप इसको पेमेंट कर दो, क्योंकि उसकी लागत उसी हिसाब से है। और ये बहुत बड़ा किसान है, इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अगर ये हल बैल से खेती करे तो 6 महीने तो हल ही बैल चलता रहेगा। इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हैवी इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा आज के डेट में कई काम मशीन कर रहा है। हमने देखा ये यूट्यूब पे कि गन्ने की कटाई मशीन कर रहा है, गेहूं की कटाई, गेहूं कट रहा है और गेहूं तैयार होकर के ट्रैक्टर पे जा रहा है, भूसा मतलब अलग अलग हो रहा है। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो हैवी कॉस्ट होता है। तो उनके लिए उनको समय दिया जाता है 5 to 20 ईयर्स, 20 साल तक समय देता है। आप पहले दे दो अच्छी बात है, लेकिन आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि लोन जो है ऑलवेज रिफंडेबल, आपको लोन लौटाना है, चाहे किसी से लो, किसी व्यक्ति से लो या बैंक से लो, आपको लोन अमाउंट पेमेंट करने होते हैं। अच्छा, आपने आज तक कभी किसी से नॉर्मल वे में उधार, आपके साथ पहली क्लास आज है, आज आपकी पहली मुलाकात हमसे है, क्लास आज पहला दिन है, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? बट वो बट हाँ भी, अच्छा अच्छा। तो आपने 12th कब पास किया? 4 साल पहले। अच्छा, तो आगे फर्दर जो प्लानिंग आपका है वो सरकारी नौकरी के लिए है? मैंने सोचा कम से कम आपने है, तो जो काम कर रहे हो, काम के साथ साथ पढ़ाई भी हमें करना पड़ेगा, ये तो प्लान करके चले हो ना, है ना? केवल अगर जॉब क्लास लेने के बाद अगर जॉब पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर ये नौकरी में और डिले हो जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में सेट कर लिए हो कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मतलब सरकारी नौकरी तो मेहनत तो खोजता है ना, वो कई लाख पेपर दे रहे हैं बच्चे, उसमें आपका नाम कैसे आएगा? मेहनत करना चाहिए, ठीक है? कॉपी निकालो। तो आप 12th में साइंस आपका था? अच्छा था। वो बायो था कि पीसीएम था? पीसीएम था, अच्छा अच्छा। तो 12th कौन से साल पास किए हो? लॉकडाउन से पहले?
2020 में जो लॉकडाउन लगा था, पेपर तो हो ही गया था, लेकिन कुछ पेपर रह भी गया था आपका, तो ऐसे नंबर दे दिया सरकार, पास कर दिया ना। अब फिर क्या बात है। एक मिनट, आपका मीडियम क्या, हिंदी कि इंग्लिश? इंग्लिश निकालो, सिलेबस निकालो तो। हिंदी निकालो, हिंदी वाला कॉपी देखा ना सिलेबस। ये जीएस में जो है ना, जैसे आपके आएंगे टीचर, मैथ के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, ठीक है ना। और जीएस के कई सारे पोर्शन है। कभी एग्जाम की तैयारी तो किया नहीं है, इंक्वायरी में बताया हुआ कि जीएस में बहुत सारे पोर्शन आते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है ना। उसके बाद फिर क्या कहता है, साइंस है, ज्योग्राफी है। साइंस में तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका चूंकि पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन तो पकड़ लोगे, 12th लेवल जो पढ़े हो ना उतना तो पकड़ लोगे, लेकिन बाकी का सब्जेक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा कभी, 10th तक तो पढ़े होगे, तो 10th तक भूल गया, उतना याद कहाँ रहता है? भूल गया होगा कि याद है नहीं, कहाँ टच की चीज़ें है ना। 10वीं पास किए हो गए आपको लगभग 6 साल हो गए, उतना कहाँ याद रहता है। मोबाइल है आपके पास, निकालो। ये सिलेबस है मेरा सब्जेक्ट का, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये सारे चैप्टर कराऊंगा मैं आपको। इसको फोटो खींचो। और आज का जो चैप्टर चल रहा है, देखें हिंदी का, हिंदी में कॉपी देखें, हिंदी में कहाँ शुरू किया? हाँ, पूरा नोट करिए, है ना। हाँ, अच्छा ये शुरू करिए ना, ठीक है। एक मिनट को दे दूँ ना, तो नोट कर लेगा थोड़ा। कोई बात नहीं। नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। जो नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेगा, कुछ तो हेल्प मिल जाएगा इसको। और हिंदी में कौन लिखते हैं? आप लिखती हो? हैं? अच्छा, मैंने बोल तो रहा हूं ना मैं, हैं? तो सुनती है कि नहीं? देखो, मैं राइटिंग बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मेरा काम है बोलना ज्यादा। वो तो मैं इतना भी लिखता हूं, इतना भी नहीं लिखता मैं। ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता हूं उसको नोट करो। स्कूल का टीचर नहीं है जो हैंड राइटिंग बना बना के लिखेंगे, नहीं समझे? हम स्कूल के टीचर नहीं है, नर्सरी के जी फर्स्ट सेकंड के नहीं है कि मैडम जी बड़े बड़े अक्षर डिजाइन बना करके, वो सब जमाना गया। कम समय में ज्यादा पढ़ना आपको है, उनको वहां टाइम पास करना होता है, हमको यहाँ टाइम पास नहीं करना होता, हमें कम समय में ज्यादा चीज पढ़ाना होगा, इसीलिए मैं बहुत फास्ट भागता हूँ, ठीक है ना। ये 1947 से पढ़ाई कर रही है, ये आज की नहीं है। ये समझने लगी आप, पहले ये भी नहीं समझती हो, नहीं समझती थी पहले ना, ये समझती थी, अभी भी नहीं समझती है। हाँ, तो मैं बोलता रहता हूँ ना एकदम। स्कूल के टीचर लोग इतने बढ़िया साफ साफ आराम आराम से लिखते हैं, उनको एक चैप्टर इतनी इतनी 1 साल पढ़ाना है, और हमें कम समय में ज्यादा पढ़ाना है, ये बात ध्यान रखना है। तो कॉलेज कभी तुम लोग नहीं गए हो? तुम कॉलेज गई है? तो कॉलेज में प्रोफेसर कैसे पढ़ाते? आराम आराम से। कभी क्लास लियो कॉलेज का? कभी कॉलेज गई है? रियल लाइफ ऐसे नहीं, हाँ हाँ नहीं। तो आपने जो प्रोफेसर नोट कराया था, आपने नोट किया कि पीछे बैठ के गप्पे मार रही थी? कॉलेज में कौन देखता है? तुम नोट करो चाहे नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, वो तो अपना पढ़ा के चले जाए। स्कूल में तो ये होता है कि भाई टीचर्स जो है हर बच्चों को कॉपी देखती है, वो भी जो भी टीचर हो, उनका एक ड्यूटी है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होते हैं, उनको सालों भर वही चीज पढ़ाना है। कॉलेज में 6 महीने सेमेस्टर वाइज है, शुरुआत में 150 बच्चे होंगे, धीरे धीरे करते करते 10-5 बचते, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, अपना आओ जाओ कोई फर्क नहीं, पढ़ा रहे तुम जाओ आओ, कुछ नहीं बोलेंगे वो।
ये बात ध्यान रखना, आजादी है, लेकिन कोचिंग में वही आजादी खोजोगे तो मुश्किल है। तुम्हें वो आजादी में बंदिश है कि थोड़ा भाई घर वाले आपको भेजे हैं कि तैयारी करो, समय लगेगा, ठीक है ना। तो आपकी शिक्षा जो है गांव में हुई है कि शहर में हुई है? अच्छा अच्छा, तो 12th टाउन में आकर के हुआ है ना, तो 10th तक गांव में थे आप, वेरी गुड। तो बहुत कुछ समझ जाओगे। अगर जमीन से जुड़े हुए हो, खेतों से जुड़े हुए हो, तो बहुत चीज समझ में आएगा, और वो चीज हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना ना, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब इसमें एग्रीकल्चर में लोन के लिए शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन, मध्यकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण। एक मिनट यहां शुरू करो, तुम लिखो तो एग्रीकल्चर क्रेडिट, नोट करो तो, इसका टेबल बनाओ, और इसमें 3 लिखो, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म लिखो, अप टू 15 मंथ्स समय दिया जाता है किसानों को, अप टू 15 मंथ, 15 महीने तक। मीडियम टर्म 15 महीने से 5 वर्ष, और लॉन्ग टर्म 5 से लेके 20 वर्ष। इस बीच में हम पेमेंट कर दें, ध्यान रखना, इसके अंदर हमें पेमेंट करना चाहिए एज ए फार्मर, किसान को। ज्यादा डिले करेंगे हम पर ब्याज ज्यादा बन जाएगा, तो ये भी ध्यान देना। उनको प्रॉपर समय दिया कि आप इसके अंदर पेमेंट कर दो। इसके लिए स्पेशली एक बैंक का नाम सुना होगा, NABARD, नबार्ड का नाम सुने हो? चलो, अब जो बच्चे नबार्ड का फुल फॉर्म जानते हो हाथ खड़ा करो तो। नबार्ड का फुल फॉर्म 1 2, देखो पूरे क्लास में 2 बच्चे हैं जो नबार्ड का फुल फॉर्म बता सकते हैं, बाकी हो सकता नहीं पढ़ा हो, मैं मान लूंगा। आपने भी मैडम नहीं पढ़ा था ये? अच्छा, आप भी नहीं थे उस क्लास में? आप सर, आप तो थे, आप भी थे सर, आप भी नहीं थे? अच्छा कोई बात नहीं। कौन कौन बच्चे हाथ खड़ा किए हो? 1 2, तूने कॉपी देख लिया है? कॉपी नहीं देखा है? कॉपी बंद करो। अब बताओ फुल फॉर्म। सर बताइए आप मैडम बताओ। एक मिनट, आपको पता चला कि आपने क्या क्या बोल दिया? इफ अगर बट, लेकिन व्हाट मैंने क्या? अगर मगर कुछ नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। ध्यान सुनो आप लोग, जो वर्ड बोले हो कॉपी खोलो तो वही वर्ड लिखा हुआ। फिर आप तुम क्यों देख रहा? एक मिनट, तुम क्यों देख रहा? मैडम ने आंसर दिया ना, इनको देखने दो। अब आपने ही आंसर दिया था, मैं आप लोग सुने थे इनका आंसर, फिर जबरदस्ती सही बोला था। आपने एक गलती बोला था। हाँ, ओ माय गॉड, ये आदत को सुधारना पड़ेगा। तो इंग्लिश ग्रामर पसंद गए काम से, फॉर का जगह ऑफ लगा देगी तो ग्रामर सही होगा? तो फिर लिखने की बात नहीं, मेरी आदत, उसको सुधारो। इंग्लिश ग्रामर पर्सन तो गए काम से, ऑफ फॉर में कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई पेपर में। जो गलती होती है उसको सुधारने का उपाय भी तो है। हर बार गलती करेंगे, जब पता चल गया कि मैं गलती, मुझे को पता चल गया, उसमें सुधार करेंगे। जब तक नहीं पता था नहीं पता था। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम होता, जब मालूम हुआ उसी दिन से सुधार करेंगे। दोबारा बोलो तो। तू मैडम है, इसको बोल लेते। हाँ बोलिए।
फिर एक खोल खा गई। यही तो राज की बात है। एक मिनट, इंग्लिश मीडियम में कौन कौन बताया आंसर? एक मिनट, एक ध्यान सुनना इनका आंसर। आपकी नोट कॉपी देख रहा है? हाँ, अब ये आंसर दे रही है, ध्यान सुनो, बोलो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ, अब सही हुआ, अब सही बोली है दम। बोलने की स्पीड में उल्टा पुल्टा नहीं, आपको मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन जब बोलोगे तो उसको करेक्ट बोलना पड़ेगा ना, ठीक है? हाँ, लिखिए सर, नबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर, यहां पे याद रखना एनए का मतलब होता है नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये नबार्ड जो है, नबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना हुई है। आप डेट याद नहीं रखोगे तो काम चल जाएगा, बट ईयर जरूर याद रखना पड़ेगा। 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना हुई है। और इसमें नबार्ड के एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा याद करो, यहां पर इंडिया के पीएम कौन होंगे? इंदिरा गांधी, लिख लो, अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बैंकिंग सेक्टर को काफी डेवलप किया है एकदम।